परंतु इसमें समस्या यह है कि हमको अनुभूति तो होती ही नहीं। हमको जब भी ज्ञान की अनुभूति हुई तो विषय के साथ ही हुई, अर्थात ज्ञान गुण है और वो आत्मा में रहता हो, कोई आधेय है कोई अधिकरण है। ज्ञानवान जैसा कुछ नहीं होता, ज्ञानवान आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय की रोचक व्याख्यानमाला के अंतर्गत मैं 5वें अंक 5वें पुष्प को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप मेरे इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है ज्ञान अथवा चेतना, न्याय और वेदांत। इससे पहले मैंने ज्ञान अथवा चेतना को न्याय और लोक दृष्टि के अंतर्गत निरूपण किया था। मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि ज्ञान को या चेतना को न्याय शास्त्र कैसा मानता है, और मैंने यह भी बताया था कि जैसा न्याय शास्त्र मानता है सामान्यतया लोक जीवन में भी वैसी ही अनुभूति होती है, वैसी ही परंपरा होती है। इस प्रकार से मैंने उसको सिद्ध किया था। आज हम इस ज्ञान को या चेतना को वेदांत के परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष निरूपित करना चाहेंगे। वेदांत के अनुसार जो ज्ञान अथवा चेतना है वह चिति शक्ति है, चिन्ह मात्र है और मात्र ज्ञान ही है, और वह अन्य विषय से असंसक्त है। उसके साथ कभी कभी विषय का प्रतिफलन होता है, जैसे दर्पण में विषय का होता है। तो इस प्रकार से मात्र ज्ञान है, ज्ञान वाला आत्मा ये वेदांत को मान्य नहीं है। अर्थात ज्ञान गुण है और वो आत्मा में रहता हो, कोई आधेय है कोई अधिकरण है, कोई किसी में रहता हो, इस प्रकार की मान्यता वेदांत की नहीं है। इसलिए वेदांत के अनुसार अगर हम ये कहें कि ज्ञानवान, बुद्धिमान इत्यादि प्रकार के जो प्रयोग हैं वो वेदांत के सूक्ष्म दर्शन के अनुसार मान्य नहीं है। वेदांत के अनुसार तो मान्य है सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप ये सचमुच वेदांत का बिल्कुल सही लक्षण है। उसमें कहा है कि सत स्वरूप, चित स्वरूप, जो चित है वही आत्मा है, वही ज्ञान है, वही चेतना है, वही सत है, वही आनंद है। ऐसा नहीं है कि सत अलग है, चित अलग है और आनंद तीन है, ऐसा नहीं है। अपितु एक को ही तीन प्रकार से प्रस्तुत किया है, तीन प्रकार से समझा गया है। एक वस्तु को तीन प्रकार से हम अपनी सुविधानुसार समझ सकते हैं। तो ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं है, अथवा इसके साथ चित्त का जो अधिकरण आत्मा है ऐसा भी कुछ नहीं है। अपितु जो चित्त है बस चित्त ही है, जो ज्ञान है ज्ञान ही है। ज्ञानवान जैसा कुछ नहीं होता, ज्ञानवान आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, केवल चित्त स्वरूप ही होता है। ऐसी मान्यता वेदांत की है। तो वेदांत में किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे होता है? हम अपने मानव जीवन में जो वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं कैसे करते हैं? तो उसमें यह कहा गया है कि जो बाहर की वस्तु है उसका इंद्रियों के साथ तो संपर्क होता है। इंद्रिय के साथ संपर्क होने के कारण के पश्चात ठीक वैसे ही बुद्धि वृत्ति बन जाती है। जैसी बाहरी दुनिया, बाहरी वस्तु वह चक्षु के मार्ग से जब प्रवेश करती है अंदर, तो ठीक उसी प्रकार की बुद्धि वृत्ति बन जाती है। तदाकारित चित्त वृत्ति बन जाती है, और वो जो चित्त वृत्ति है उसका प्रतिफलन ज्ञान में होता है। तब हमको किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, बोध होता है, ऐसा माना जाता है। तो वेदांत के अनुसार बाहरी वस्तु, ठीक जो बाहरी वस्तु है वो हमको प्रत्यक्ष नहीं होती, बाहरी वस्तु के अनुसार बनने वाली बुद्धिवृत्ति का प्रत्यक्ष होता है। यानी अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि वेदांत के अनुसार तो
दर्पण में जो प्रतिबिंब जैसा बना वैसे ही सदा दिखता है। हम नहीं जानते कि बाहर की वस्तु किस प्रकार की है, परंतु दर्पण में जैसा दिखता है वैसे ही हमको ज्ञान होता है। अब यह बात जरूर है कि दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब बनता है अनिवार्य रूप से जैसा बाहर होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि हमने बाहर की वस्तु को प्रत्यक्ष किया। तो वेदांत के विद्वान भी अगर हम ये कहें कि हमने बाहर की वस्तु को प्रत्यक्ष किया तो इसको में ज्यादा विरोध नहीं करते, क्योंकि बाहर की वस्तु के अनुसार ही तो बुद्धिवृत्ति बनी है। तो बाहर की वस्तु को प्रत्यक्ष किया, उसी प्रकार से बुद्धिवृत्ति का प्रत्यक्ष किया, बात वही हो जाती है। पर तो थोड़ा थोड़ा फर्क तो है। फर्क यह है कि बुद्धिवृत्ति जो बनती है उस वृत्ति में हमारे अंदर जितने प्रकार की धारणाएं होती हैं, जितनी प्रकार की सोच होता है, दुख सुख का, हानि लाभ का, अथवा हेय होना और प्राप्त होना, इस प्रकार की जितनी भावनाएं होती हैं वो सब के सब उस वस्तु के साथ जुड़ करके तब हमको उसका ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो बुद्धिवृत्ति में बाहरी वस्तु तो आती है, परंतु बाहरी वस्तु के साथ साथ बुद्धि और मन की जो भावनाएं हैं ना, वो भी साथ में आती हैं, वो सब मिलकर के आती हैं। तो इस प्रकार से वो सब मिल करके हमको उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। मैंने कल आपको कहा था कि जब हम चांद का प्रत्यक्ष करते हैं तो न्याय के अनुसार क्या करते हैं? तो न्याय के अनुसार जो चंद्रमा की किरणें हैं वह चक्षु के माध्यम से अंदर पहुंचती हैं और अंदर पहुंच के उस ज्ञान का और उस चंद्रमा का हमारे साथ विषय विषयी भाव संबंध हो जाता है। तो ज्ञान और चंद्रमा इन दोनों का विषय विषयी भाव संबंध हो गया और संबंध होने से हमको उसका प्रत्यक्ष हो गया। और जो चांद के देखने के पश्चात जो सूरज का प्रत्यक्ष हुआ तो पहला ज्ञान चंद्र खत्म, नष्ट हो गया और दूसरा उत्पन्न हो गया। मतलब न्याय के अनुसार ज्ञान प्लस चंद्र ये दोनों मिलकर प्रत्यक्ष होते हैं, केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता है, हमारे अनुभव में कभी आता ही नहीं। न्याय के अनुसार क्या होता है? ज्ञान प्लस चंद्र, इन दोनों का प्रत्यक्ष, दोनों विषय विषय भाव के रूप में मिलेंगे, उसका प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों का विषय विषय भाव के द्वारा कह रहा हूं मैं, ये जो भौतिक संबंध नहीं होता, ज्ञान का चंद्रमा के साथ भौतिक संबंध नहीं है, अभी तो एक स्वरूप संबंध विषय विषयी भाव है, उसके अनुसार संबंध होता है। तो ये तो न्याय ने कहा है। वेदांत ने कहा है कि ज्ञान में जो चंद्रमा बाहर है उसका प्रत्यक्ष नहीं, अपितु तो चंद्रमा के अनुसार जो बुद्धिवृत्ति बनती है उसका प्रत्यक्ष होता है। चंद्रमा का प्रत्यक्ष नहीं, चंद्रमा के अनुसार जो बुद्धिवृत्ति बनती है उसका प्रत्यक्ष होता है। तो चंद्रमा बाहर है, उसका चक्षु के माध्यम से प्रवेश हुआ, प्रवेश होने पर बुद्धिवृत्ति बनी, वो ज्ञान में दिखाई पड़ा। न्याय के अनुसार सीधा जो बाहरी वस्तु है उसका ज्ञान के साथ संपर्क हुआ, परंतु वेदांत के अनुसार बाहरी वस्तु से बुद्धिवृत्ति का ज्ञान के साथ संपर्क हुआ। ये मान्यता है दोनों में, और वो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो ज्ञान अपने आप में एक अकेला अनूठा रहता है वेदांत के अनुसार, मात्र ज्ञान। जिसे कहते हैं ना ज्ञान प्रकाश है, तो ज्ञान की ज्योति होती है। अगर ज्ञान को दीपक कहें, अगर दीपक को कहें, दीपक के लौ से उपमा दें अगर, तो दीपक की जो लौ है वो ज्ञान का प्रकाश है। और उसके साथ जब वो लौ बाहरी घट के साथ संयुक्त हो गई तो ज्ञान और तो वस्तु और प्रकाश मिल गया। दीपक में तो एक ही है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तो वेदांत ये मानते हैं कि ज्ञान, मात्र ज्ञान, विषय के बिना ही मात्र ज्ञान रहता है, रह सकता है, वही वास्तविकता है, वही सच्चाई है। और जब भी कभी विषय के साथ देखा तो सच्चाई नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है, अभी तो हमें ऐसी अनुभूति होगी कि हमने ज्ञान के साथ उसको संबंधित कर लिया। केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, विषय के साथ असंपृक्त होकर जो ज्ञान है वही वास्तविकता है, वही सच्चाई है। चिन्ह मात्र होना सच्चाई है, विषय के साथ प्रतिफलित होना यह प्रतीति है, ऐसी प्रतीति हमको होती है। तो न्याय ने यह माना कि वास्तव में उसका ज्ञान के साथ विषय विषय भाव संबंध होता है। वेदांत ने माना कि ज्ञान का
उस वस्तु के साथ वास्तव में संबंध नहीं होता, प्रतीति होती है कि ऐसा संबंध हो गया। ये दोनों में आपस में भिन्नता है। अब यहां पर मैं ये आप लोगों के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं कि ये जो दोनों दर्शन हैं उसमें एक एक समस्या मौजूद है। एक एक समस्या ये है कि न्याय वालों ने कहा कि ज्ञान का विषय के साथ संबंध हो जाता है, विषय विषय भाव संबंध होता है, ऐसा न्याय ने कहा। परंतु हम उस संबंध को निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि विषय विषय भाव संबंध भौतिक संबंध तो है नहीं, भौतिक संबंध तो है नहीं, इसलिए हम उसको निरूपित नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि कैसे संपर्क हो गया, कौन सा संपर्क हो गया, है ना। न्याय में संयोग और समवाय ये दो संबंध बताए गए जो कि भौतिक संबंध होते हैं। तो जब इन भौतिक संबंधों से कोई वस्तु जुड़ती है तो उसको हम निरूपित कर सकते हैं बाहरी दुनिया में। बाहरी दुनिया में संयोग के साथ जो संयुक्त वस्तु उसका हम निरूपण कर सकते हैं, समवाय के साथ जो संबंधित होता है उसका हम निरूपण कर सकते हैं, भौतिक रूप से निरूपण कर सकते हैं। मगर विषय विषय भाव जो संबंध होता है वो अभौतिक है। अभौतिक होने के कारण से उसका संबंध किस प्रकार का हम उसका निरूपण नहीं कर सकते। परंतु न्याय वाले मानते हैं कि संबंध तो है, संबंध है, फिर भी निरूपण नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप संबंध अथवा विषय विषय भाव संबंध भौतिक संबंध नहीं है। तो ये समस्या न्याय के सामने सदा बनी रही। हम लोग ये सोचते हैं कि ज्ञान का विषय के साथ संबंध होता है, हम लोग ऐसा अनुभव ही करते हैं। मैं घट को जानता हूं, पट को जानता हूं, इस प्रकार से हम अनुभव करते हैं। मगर इस अनुभव में इस ज्ञान के विषय के साथ कौन सा संबंध है, कौन सा भौतिक संबंध है, कोई नहीं बता पाता। भौतिक संबंध है नहीं तो बताएं कैसे। और जो स्वरूप संबंध है उस संबंध की कोई सत्ता नहीं, वो अभौतिक है, तो बस मान लेना पड़ता है कि वो संबंध हुआ। ये समस्या न्याय के समक्ष है और सदा बनी रही। इसके पश्चात मैं ये बताना चाहूंगा कि वेदांत के सामने भी एक समस्या है। वेदांत ने यह कहा, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि ज्ञान और मात्र ज्ञान, चिन्ह मात्र विषय से असंपृक्त होकर ज्ञान मौजूद है, केवल मात्र ज्ञान मौजूद है और वो सदा बना रहता है। ऐसा भी नहीं कि वो नष्ट होता हो, वो सदा बना रहता है। मैं सो जाऊं या मेरी मृत्यु हो जाए या अन्य कोई घटना हो जाए तो भी वो ज्ञान तो अपने आप में बना ही रहता है। वो ज्ञान असंपृक्त होकर सदा बना रहता है, ऐसा वेदांत वाले मानते हैं। परंतु इसमें समस्या ये है कि हमको अनुभूति तो होती ही नहीं। हमको जब भी ज्ञान की अनुभूति हुई तो विषय के साथ ही हुई। मैंने जाना, जाना माने तत्काल पूछते कि क्या जाना। अगर मैं कहूं कि क्या को हटा दीजिए तब मैंने जाना, तो वो लोग कहेंगे कि आपने कुछ नहीं जाना। मतलब ज्ञान विषय के साथ जुड़ता ही जुड़ता है। हमें जिंदगी भर ऐसी अनुभूति नहीं होती कि केवल ज्ञान को मैं जान लूं। तो वेदांत की जो प्रतिज्ञा है कि ज्ञान मात्र ज्ञान होता है, विषय के साथ संपृक्त नहीं होता, केवल मात्र चिन्ह मात्र होता है, इस प्रकार की अनुभूति वेदांत ने कही तो है, परंतु हमको अनुभव में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं वेदांत गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमको अनुभूति नहीं होती ऐसी। जो मानव है, जो मनुष्य जीवन में काम करता है, उस व्यक्ति को ऐसी अनुभूति नहीं होती कि केवल ज्ञान को मैं जान लूं, केवल ज्ञान ही हो, ऐसी अनुभूति हमको नहीं होती। यह स्थिति है। तो इस प्रकार से दोनों में, न्याय में और वेदांत में जो चेतना है, उन दोनों में हमने अलग अलग निरूपण किया और उसके साथ साथ जो उसकी समस्या है वही बताई। हमने न्याय के संबंध में कहा कि उस संबंध का निरूपण नहीं बन पाता, और वेदांत में हमने कहा कि ज्ञान को, केवल ज्ञान, इसका हमको अनुभूति नहीं हो पाती। ये है। परंतु इतना होने पर भी उन दोनों ने अपनी अपनी बातों को उस प्रकार से माना है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि लोग वेदांत या न्याय के विद्वानों किस प्रकार से माना है। तो वेदांत की स्थापना भी हमने की, न्याय की स्थापना की, उनका मतभेद बताया, हमें कैसी अनुभूति होती इसका बताया। ये सभी बातें हमने न्याय और वेदांत और लोक दृष्टि के संबंध में आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। मेरा ख्याल है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।